नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गंगोत्री मंदिर के कपाट आपको बता दें कि अन्नकूट के पावन पर्व पर 15 नवंबर को दोपहर 12:15 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत लग्न पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। तो ऐलान हो चुका है कब कब कौन से धाम के जो कपाट है वो बंद होंगे। उत्तरकाशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को 12:15 पर बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। वहीं 16 नवंबर को 12:15 पर होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट बंद। वहीं विधि विधान से 6 महीने के बंद होंगे ये कपाट। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ समय भी बता दिया गया है कि कौन कौन से पर्व पर कौन कौन से धामों के कपाट जो है वो बंद किए जाएंगे शीतकाल के लिए। अब इन तमाम धामों के जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे की तारीख और समय यहाँ पर बता दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गंगोत्री मंदिर के कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर 15 नवंबर दोपहर 12:15 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत लग्न पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है कि कौन सी तारीख को कौन से समय पर ये जो कपाट है धामों के वो बंद किए जाएंगे। पावन पर्व पर अलग अलग समय पर अलग अलग दिन ये जो कपाट है इनको बंद किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां तय हो गई हैं और साथ ही साथ समय भी बता दिया गया है। पावन पर्व के दिन ज्यादातर जो कपाट है धामों के वो बंद किए जाएंगे। आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कब कब कौन कौन से धामों के कपाट जो है बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर बंद होंगे इसके कपाट। यमुनोत्री के कपाट 16 नवंबर 2020 को बंद होंगे 12:15। धाम 19 नवंबर 2020 को यहाँ के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर 2020 को बंद होंगे। तो तमाम धामों के कपाट जो है वो कब बंद होंगे, कितने समय पर बंद होंगे, इसकी जो तिथियां हैं वो तय कर ली गई है, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चारों धामों के कपाट अब शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जिसका समय और तारीख तय कर ली गई है। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कौन कौन से धाम के कपाट कब कब बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर इसके धाम के कपाट है वो बंद किए जाएंगे। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर 2020 को बंद होंगे और केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे बंद किए जाएंगे। गंगोत्री मंदिर की अगर हम बात करें तो इसके कपाट 15 नवंबर 2020 को 12:15 पर बंद किए जाएंगे। तमाम श्रद्धालु तमाम भक्तजनों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है कि कब कब कौन कौन से धामों के कपाट जो है वो बंद होंगे, क्योंकि शीतकाल है। ऐसे में जो तमाम चारों धाम है इनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि तिथियां जो है वो तय कर ली गई है, समय तय कर लिया गया है कि कब कौन कौन से समय पर जो ये तमाम धाम है चारों धाम है इनके कपाट बंद होंगे। तो इसी के बारे में हम आपको दे रहे हैं जानकारी। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को इसके कपाट बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर के कपाट 15 नवंबर 2020 को 12:15 पर होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर 2020 को 12:15 पर होंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर 2020 को 3:35 पर बंद होंगे। तो चारों धामों के कपाट बंद होंगे, इनकी तिथियां तय हो गई है। शीतकाल के लिए इन धामों के कपाट को बंद किया जाएगा और ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमाम भक्तजन तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण खबर। कब कब कौन कौन से धाम के कपाट बंद होंगे इसकी तिथियों को तय कर लिया गया है, साथ ही साथ समय भी बता दिया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आपको बता दें कि रहेंगे। इस दौरान 3 दिनों तक ताबड़तोड़ कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर को प्रभारी देवेंद्र यादव सुबह
9:30 बजे पार्टी मुख्यालय देहरादून में पहुंचेंगे, जहां तमाम कांग्रेस जनों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 29 अक्टूबर को दोपहर बाद दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और तैयारियां अब दिखने भी लगी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बैठकें हो रही हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? कांग्रेस जो है वो तैयार हो चुकी है आने वाले चुनावों के लिए, और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो प्रभारी है देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रभारी, वो कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे, उनको मंत्र देंगे जीत का। किस तरीके से रणनीति जो है वो बनाई जाए? बिल्कुल काजल, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं कांग्रेस के प्रभारी देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद 2 दिनों तक उनकी जो है बैठकें चलेगी, जिसमें सभी मोर्चे प्रकोष्ठ जो मुद्दे है सभी पवन, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क करूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। लगातार बताया जा रहा है कि उनका बिजी शेड्यूल रहने वाला है और यहाँ पर रणनीति तय करेंगे किस तरीके से क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, जिसके तहत जो जनता है उनको आकर्षित किया जाए और जो योजनाएं हैं और जो प्लान है कांग्रेस का प्रदेश में विकास करने का, अगर वो सत्ता में आती है तो वो कैसे जनता तक पहुंच पाए, इसके लिए ये रणनीति सेट की जाएगी और देवेंद्र यादव कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं नैनीताल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नैनीताल दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। सीएम रावत ने लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। ये बड़ी जानकारी आप तक हम दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। नानी झील के संरक्षण के लिए बना है लेक मॉनिटरिंग सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है लेक मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बड़ी जानकारी। सीएम रावत नैनीताल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान नानी झील के संरक्षण के लिए जो लेक बना है, मॉनिटरिंग सिस्टम बना है, उस सिस्टम को ललित जोशी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ललित, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल दौरा है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का? जी, यहाँ बता रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंच चुके हैं नैनीताल जी, और उन्होंने यहाँ पे नैनी झील के जो संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण कर लिया है जी। इसके बाद वो बीडी पाड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं जी। उसके तुरंत पश्चात तो एटीआई पे जाएंगे, जहाँ उन्होंने कई चीजों का लोक निर्माण करना है। जी जी, बिल्कुल। किस तरीके से कैसे काम करेगा ये लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है? नैनी झील का किस तरीके से संरक्षण होगा इसके द्वारा? जी, यहाँ पे बता दें नैनी झील के संरक्षण के लिए काफी हमारे जो जिला अधिकारी है सविन बंसल जी, वो काफी चिंतित है यहाँ पे, और उनके प्रयासों से यहाँ पे नैनी झील को बचाने की जो मुहिम चल रही है उसकी कार्रवाई चल रही थी यहाँ पे, उनके उससे ये प्रयास चल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका ललित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो नैनीताल दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने सीएम रावत ने लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। नैनी झील के संरक्षण के लिए बना है ये लेक मॉनिटरिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है लेक मॉनिटरिंग सिस्टम। नैनी झील के आपको बता दें कि संरक्षण के लिए इसका लोकार्पण किया गया है, इसको बनाया गया है। सीएम रावत ने इस लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनी झील के संरक्षण के लिए ये लेक मॉनिटरिंग सिस्टम बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये लेक मॉनिटरिंग सिस्टम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया।
वहीं किच्चा की अब बात करें। किच्चा की नई अनाज मंडी में राइस मिल संचालक के जरिए धान न खरीदने पर किसानों ने हंगामा कर दिया और मिल का मेन गेट बंद करके धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिल संचालक यूपी वालों का धान सस्ते में खरीद रहा है और उसको उत्तराखंड के किसानों की खतौनी में चढ़ाकर सरकार से पूरा दाम वसूल रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनका धान उचित मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किच्चा से, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग और इनका साफ तौर पर कहना है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। की नई अनाज मंडी में राइस मिल संचालक के जरिए धान न खरीदने पर किसानों का ये रोष देखा जा रहा है, किसानों का हंगामा देखा जा रहा है और मिल का मेन गेट बंद करके धरने पर बैठ गए हैं किसान। किसानों का कहना है कि राइस मिल संचालक यूपी वालों का धान सस्ते में खरीद रहे हैं और उसको उत्तराखंड के किसानों की खतौनी में चढ़ाकर सरकार से पूरा दाम वसूल रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनका धान उचित मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा तब तक वो यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो किसानों के अंदर रोष प्रदेश सरकार के खिलाफ और उनकी मांगे हैं। रजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? किसानों के अंदर रोष नजर आ रहा है और वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको बताना चाहूंगा कि जो किसानों का आज प्रदर्शन है वो किसानों का धान तौल को लेकर है। किसान आज सुबह जब धान लेकर आए तो राइस मिलर उनका धान खरीदने से उन्होंने मना कर दिया, जिस पर जो किसान थे वो उग्र हो गए। उन्होंने कांटा बंद करके मंडी का गेट बंद कर दिया और वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी नहीं पहुंचा है। रंजित, कहना है इन किसानों का, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं? किसानों का कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश का धान हमारे उत्तराखंड में तुल रहा है और वो राइस मिलर खरीद कर औने पौने दाम में खरीद रहे हैं और उसके बाद सरकार को ही 1868 रुपए में उत्तराखंड की खतौनी लगाकर बेच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, प्रदेश का धान अभी ना खरीदा जाए, उत्तराखंड का धान खरीदकर ही बाद में उत्तर प्रदेश का धान यहाँ खरीदा जाए। जी शुक्रिया आपका रंजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो किसानों के अंदर रोष है, राइस मिल संचालक पर सस्ते दाम में धान खरीदने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। चलिए आप खबर देवप्रयाग से। देवप्रयाग के चौपड़िया में लगे स्टोन क्रैशर को हटाने को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन अब अनशन में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द स्टोन क्रैशर के समाधान के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं होता तो ग्रामीण भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ग्रामीण पिछले महीने में भी स्टोन क्रैशर हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया था। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों का धरना फिर से शुरू हो गया है। तो पौड़ी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टोन क्रैशर हटाने को लेकर ग्रामीणों का अनशन अब शुरू हो चुका है। प्रदर्शन अब अनशन में तब्दील हो चुका है। स्टोन क्रैशर न हटने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। स्टोन क्रैशर निरस्तीकरण के शासनादेश को लेकर के ये आंदोलन पहले स्थगित किया गया था 15 दिन के लिए विधायक के आश्वासन पे, और दोबारा से आरंभ किया गया है क्योंकि अभी तक स्टोन क्रैशर निरस्तीकरण को लेकर के कोई शासनादेश युवा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच नहीं रखा गया है। और यह आंदोलन पेयजल प्राकृतिक स्रोत को बचाने के लिए, मां अलकनंदा नदी की अविरलता को बनाए रखने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। और इससे पहले इसमें स्थानीय विधायक महोदय ने एक आश्वासन किया था कि 15 दिन के भीतर मैं शासनादेश लेकर के आऊंगा, लेकिन आज 2 माह हो चुके हैं, न तो विधायक जी धरना स्थल पर पहुंचे हैं न उनका शासनादेश। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि यदि अगर दोबारा आंदोलन होता है तो मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा, मैं संगठन से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन विधायक जी ने ना तो अभी तक संगठन से इस्तीफा दिया है, ना कोई शासनादेश वो लेकर आए हैं। और एक पत्र उन्होंने हमें थमाया था, ये इनका पत्र है माननीय विधायक जी का, जिसमें लिखा गया है कि आप जांच कराएं मुख्यमंत्री महोदय से। तो जांच तो पहले की हो चुकी है। 1 सितंबर को यहाँ पे संयुक्त आख्या उप जिलाधिकारी महोदया
और ग्रामीणों के बीच में की गई थी, जिसमें पाया गया था कि स्टोन क्रेशर 90 मीटर की दूरी लेता है, लेकिन जबकि जो स्टोन क्रेशर नीति है 2016 उसमें मानक 250 मीटर का है। यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, पर अभी शासन ने हमारे कोई ने सुनाई नहीं की। पर आगे भी हम लड़ते रहेंगे, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपनी लाइफ पूरी लेंगे और सरकार हमारे फैसला जल्दी ले। भगवान सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, कब से ये ग्रामीण जो है प्रदर्शन पर बैठे हैं और क्या कुछ इनकी मांग है? मोनिका बता दूं, जनपद टीवी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर तहसील के पास एक चोपड़ा गांव है जो कि नेशनल हाईवे पे है, और उनका कहना है कि यहाँ पे जो क्रेशर है यहाँ पे वो क्रेशर यहाँ पे 90 मीटर दूर में होने चाहिए। और बता दूं आपको, वहाँ पे पानी का जो स्रोत है, तो आज से आए दिन इस दिन पानी की समस्या होती रहती है, और पानी के शुरुआत के सामने वहाँ पे क्रेशर लगा है। तो वहाँ पे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि को विधायक है विनोद कंडारी देवप्रयाग विधानसभा के, उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले, जब 15 दिन का इनका आश्वासन, ये धरना प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था, उनको आश्वासन दिया गया था कि अगर प्रशासन या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास जांच होगी, जांच तो हो चुकी थी, उनको कांग्रेस पर समाधान नहीं होता तो मैं अपनी विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लगातार नहीं हुआ, तो लोगों ने फिर अपना धरना प्रदर्शन कर दिया है, और धरना प्रदर्शन के बाद अभी तक विधायक या प्रशासनिक अधिकारी उनके संज्ञान ये बात, और उनका कहना ये सीधा आरोप है कि ये मिली भगत से ही काम चल रहा है सरकार का, प्रशासन का, कि 7 गांठ से ये क्रेशर का जो काम चल रहा है शुरू कर रखा है, ये इन्हीं का लोगों से मिली भगत से है। यानी कि विधायक जी का जो वादा था एक तरफ से झूठा है, वो वहाँ के संदीप कुमार रावत का कहना है और ग्रामीणों का कहना है। चलिए, शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये बढ़ती महंगाई को लेकर आपको बता दें कि डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने जो किसान बिल हाल ही में पास किया है उसी के चलते ये महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ लालाओं की जेब भरने का काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन करते हुए और विरोध जताते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर। डोईवाला की तस्वीरें, केंद्र सरकार को महंगाई का जिम्मेदार बताया गया और केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। केंद्र सरकार को महंगाई का जिम्मेदार बताते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। तस्वीरें आपको उस वक्त की हम दिखा रहे हैं डोईवाला से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। तो ये बढ़ती महंगाई, आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते इस साल हरिद्वार में दशहरा मेले में रावण दहन कार्यक्रम से आम जनता को दूर रखा गया, जबकि रामलीला का मंचन भी इस बार सीमित ही रहा। ऐसे में हरिद्वार की मॉडल कॉलोनी वासियों ने छोटा सा रावण दहन कर सीमित कार्यक्रम किया और लोगों को राम जी के चरित्र से रूबरू कराया। इस दौरान सभी ने वैश्विक महामारी कोरोना के खत्म होने की कामना की। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रावण दहन कार्यक्रम में कोरोना का साया इस बार देखा गया। रावण दहन कार्यक्रम में आम लोगों को इजाजत नहीं मिल पाई, लेकिन लोगों ने अपना उत्साह न कम करते हुए अपने तरीके से तमाम जो नियम है कोरोना के उनका पालन करते हुए इस त्योहार को मनाया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने छोटा रावण दहन कर दशहरा मनाया।
कोविड को देखते हुए हमने नवरात्रों में कीर्तन भी स्थगित किया। सिर्फ हमने नवमी के दिन जो कंजक जिमाते हैं मंदिर के अंदर, हमने उस व्यवस्था तो किया, लेकिन हमारे कॉलोनी के जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनकी प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारे ही कॉलोनी के बच्चों ने अपनी प्रेरणा दिखाते हुए, हमारी कॉलोनी की श्रुति बच्ची है, हमारे अमित शर्मा जी उनकी बेटी है, एक भारती सहगल हैं, एक रेखा जी हैं, इनसे इन बच्चों ने संपर्क किया और अपनी मन की इच्छा जाहिर की कि हम भगवान राम की रामलीला का आयोजन यहाँ पर करना चाहते हैं। तो क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चों को भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि आज राम कौन थे, लक्ष्मण कौन था, हनुमान कौन थे, क्योंकि आजकल परिवारों में धर्म के प्रति इतना झुकाव नहीं रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए इन बच्चों ने हमसे संपर्क किया कि भैया हम लोग इस तरह का आयोजन यहाँ कर रहे हैं, आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। तो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी थे, हमने इनसे अनुरोध किया, धीरज जी थे और बाकी एक दो और साथी थे, उनसे हमने अनुरोध किया, उन्होंने शायद स्वीकृति प्रदान की और सब बच्चों ने अपनी मेहनत से एक छोटा रावण तैयार किया, जो कि एक अपनी पॉकेट मनी बचा के अपनी मम्मी पापा पैसे लेके वो रावण तैयार किया। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम सभी साथियों ने कुछ अपने मित्रों से सहयोग लिया और बड़े रावण की यहाँ पर व्यवस्था की और ये इस कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए और सरकार प्रशासन की पूरी आदर्शों को और उनके नियमों को मानते हुए हमने इस आयोजन को शुभ रूप से यहाँ पर किया है। भालू का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल देर रात से अब तक 10 घंटे से जोशीमठ के अलग अलग जगहों पर भालू ने 4 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 लोगों की हालत को देखते हुए उन्होंने हायर सेंटर उन्हें भेज दिया है। वहीं वन विभाग की टीम भालू को भगाने में लगी हुई है, जबकि सभी घायलों को सहायता राशि दे दी गई है। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में भालुओं का आतंक नहीं थम रहा है। 10 घंटे में 4 लोगों को भालू ने जख्मी कर दिया, उन पर हमला किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वन विभाग की टीम भालू को भगाने में लगी हुई है। तो भालू जोशीमठ में आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर भालू जो है आम लोगों पर हमला कर रहा है। 10 घंटे में 4 लोगों पर भालू ने हमला किया। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भालू को भगाने में वन विभाग की टीम लगी हुई है। तो जोशीमठ में लगातार भालुओं का जो आतंक है वो जारी है। आम जनता पर, लोगों पर हमला कर रहे हैं भालू। आपको बता दें कि जोशीमठ की तस्वीरें जहां पर 10 घंटे में 4 लोगों पर भालू ने हमला किया। कल देर रात से अब तक 10 घंटे से आपको बता दें कि जोशीमठ के अलग अलग जगहों पर भालू ने 4 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है। मौके पर विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं वन विभाग की टीम भालू को भगाने में लगी हुई है, जबकि सभी घायलों को सहायता राशि दे दी गई है। तो जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भालुओं का आतंक लगातार जारी है, लगातार हमला लोगों पर वो कर रहे हैं और उन्हें जख्मी कर रहे हैं। जोशीमठ में नहीं थम रहा भालुओं का आतंक। 10 घंटे में 4 लोगों पर भालू ने हमला किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं वन विभाग की टीम भालू को भगाने में लगी हुई है और जांच कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर भालू को लेकर काफ़ी डर का माहौल है और ऐसे में वो वन विभाग की टीम से यही अपील कर रहे हैं कि यही मांग कर रहे हैं कि भालुओं को पकड़ा जाए। जोशीमठ की स्थिति को देख के तो बहुत दुख होता है। एक आदमी 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है, ना कोई स्टाफ है। डॉक्टरनी महारानी जी हमारी जो हैं बस पेशेंट को देख के चली गई हैं। कम से कम उनसे एक प्राथमिकता पूछती, माता जी कहाँ पे कितनी तकलीफ हुई है, कितना आपको काटा हुआ है भालू ने, इतना घायल कर रखा है 2 घंटे से। एक तो यहाँ गाड़ियों की परेशानी है, एक तो हम बड़ी मुश्किल से चारपाई डंडी कंडी में ले करके हम उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया और भालू चारों ओर घूम रहा है। यहाँ आने के बाद भी हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी हमें प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ की ये दयनीय स्थिति को देखकर हम बहुत दुखी हैं।